Hi everyone, happy महाशिवरात्रि to all of you and happy Women's Day to all women's। तो आज है बहुत ही शुभ दिन, तो सोचा हमने आज एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो सारे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के केस में। तो आइए डिस्कस करते हैं iOS ऐप का परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो iOS की ये कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि इसका कोई रिलेशन कोडिंग से नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो कितना यूजर फ्रेंडली मींस कि उसमें एरर रेट क्या है, सीपीयू यूसेज कितना है, बैटरी अगर उसे यूजर ने इंस्टॉल किया तो उस ऐप की वजह से बैटरी कितना जा रही है मींस हमारी डिस्चार्ज हो रही है, और जो डाटा में डिस्प्ले हो रहा है उसका लोड टाइम क्या है, मींस वो कितनी देर में डाटा हमारा लोड हो रहा है। ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा से लोडर घूम रहा है ऐसा तो नहीं हो रहा है। मींस एक ऐप हमारी यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। मींस अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो बहुत देर अगर उसे इंस्टॉलेशन में लग रहा है कि इंस्टॉलेशन टाइम बहुत ज्यादा है, एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज्यादा है, डाटा को लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है, बैकग्राउंड में सिंकिंग कर रहे हो सिंकिंग टाइम बहुत ज्यादा है, तो ये होता है कि एक यूजर फ्रेंडली कितनी है ऐप। यूजर अगर बहुत ज्यादा ही टाइम ले रहा है उसे इंस्टॉल करने में, लोड करने में, डाटा को डिस्प्ले करने में, या फिर मेमोरी इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मेमोरी बहुत ज्यादा ले रहा है आपका एप्लीकेशन, तो इस सबसे क्या होता है यूजर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो हमें ऐसी एप्लीकेशन को बिल्ड करना चाहिए जिससे यूजर हमेशा हैप्पी यूजर्स होंगे। ऑप्टिमाइजेशन अगर उसका अच्छा होगा तो उतनी ज्यादा उसके यूजर्स होंगे आपके वो इंक्रीज होंगे। तो इसे कहते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की। ऐप की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है? तो वो जो परफॉर्मेंस है अगर वो बहुत ही लो है तो हम उसे इंप्रूव करने के लिए उसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज करें या लाइक आप कोई एल्गोरिथम यूज कर रहे हो वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है आपके डाटा को लाइक फिल्टर करने में, तो उस एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करेंगे यानी कि वो कम टाइम ले एग्जीक्यूट होने में, एग्जीक्यूशन टाइम कम हो उस एल्गोरिथम का, तो होता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दैट एल्गोरिथम। तो ऐसे ही हमारे पास एप्लीकेशन का भी ऑप्टिमाइजेशन होता है जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन। और ये हम करेंगे iOS में, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं iOS एप्लीकेशन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से की पॉइंट्स हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास सीपीयू यूसेज, कि उसका सीपीयू का यूज कितना है। सीपीयू का जो यूसेज होता है वो कैसे उसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर की एल्गोरिथम्स के थ्रू, कि अगर हमने डाटा स्ट्रक्चर की एल्गोरिथम्स अच्छे से अप्लाई की हैं या नहीं की हैं। अगर नहीं की हैं तो हम उन्हें ऑप्टिमाइज करेंगे। सेकंड आता है हमारा मिनिमाइज कंप्यूटेशन, मींस बहुत ज्यादा ही जो कैलकुलेशंस वाले टास्क होते हैं हमें उन्हें मिनिमाइज करना चाहिए। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी हमारा ज्यादा टाइम और ज्यादा स्पेस लेता है। सेकंड आता है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि कोई एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा ही स्पेस मेमोरी में बहुत ज्यादा ही मेमोरी ले रहा है, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो हमारा यूज में नहीं है तो उसे मेमोरी से हट जाना चाहिए क्योंकि वो अनवांटेड स्पेस ले रहा है, तो उससे भी हमारा जो लोड टाइम है वो इंक्रीज होगा। और हमें रेफरेंस साइकिल्स को अवॉइड करना चाहिए। रेफरेंस साइकिल क्या होती है कि जब जो एक ऑब्जेक्ट होता है रेफरेंस साइकिल को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे को पॉइंट कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसमें एक साइकिल चल रही है। जब अगर वो फ्री हो रहा है तो वो उसके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, फिर उसका वो ऑब्जेक्ट तो कभी भी एक दूसरे को फ्री नहीं कर पाते मेमोरी से। तो ऑलवेज मेमोरी में क्या करेंगे, अपना स्पेस को ऑक्यूपाई करके रहेंगे। तो रेफरेंस साइकिल में नहीं होना चाहिए। साइकिल क्या होती है? इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, और यही चीज चल रही है। जब एक दूसरे को पास ही करते रहेंगे, इसको दिया फिर इसने इसको दिया, तो ये साइकिल है कभी खत्म ही नहीं होगी, ये चलती रहेगी। तो कभी भी वो स्पेस लेता ही रहेगा मेमोरी, कभी मेमोरी फ्री होगी नहीं, तो हम उस मेमोरी को कभी यूटिलाइज नहीं दे पाएंगे भले वो यूज हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। देन सेकंड आता है हमारे पास लेजी इनिशियलाइजेशन। हमें लेजी इनिशियलाइजेशन करना चाहिए अपने ऐप के अंदर। लेजी इनिशियलाइजेशंस क्या होते हैं? जब हमें नीड होती है तब वो स्पेस लेते हैं मेमोरी में। तो ये था मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद ऑप्शन आता है ऑप्टिमाइज यूजर इंटरफेस। तो यूजर के इंटरफेस को कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? यूआई को, यूआई यानी कि जो विजिबल है यूजर को। जैसे आपकी कोई लॉगिन स्क्रीन है कि आपको अपना यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, इसमें फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, और प्रोफाइल पिक्चर आप ऐड भी कर सकते हैं किसी किसी एप्लीकेशन में। तो उस इंटरफेस को जैसा हमें एप्लीकेशन जो डिस्प्ले हो रही है जिस तरीके की, या फिर हम कह सकते हैं व्यू ऑफ ऐप कैसी दिख रही है उसको ऑप्टिमाइज। अब वो ऑप्टिमाइज हम कैसे कर सकते हैं? अपने व्यू को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? व्यू को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि लाइक मैंने कोई टेबल बनाई है, एक जैसे एक मैंने टेबल व्यू लिया है। अब इस टेबल व्यू में जो मेरे सेल्स है, मान लीजिए एक सेल है जिसमें एक रो है, एक कॉलम है और कोई बटन है, एक और सेल है जिसमें कोई इमेज है, एक टाइटल है, एक डेस्टिनेशन है, और कोई एक लाइक रेटिंग्स का बटन है। तो
ये एक सेल का टाइप हो गया, ये दूसरे सेल का टाइप हो गया। अब ऐसे ही ये सेल भी मल्टीपल टाइम है, ये सेल भी मल्टीपल टाइम्स है, मींस एक से ज्यादा बार ये सेल्स हैं। और यही सेल हमारा, ये तो हो गया मान लीजिए कोई प्रोडक्ट पेज है, अब ये सेल हमारा होम पेज पे भी यूज हो रहा है, और यही सेल हमारा प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे भी यूज हो रहा है, मींस ये सेल भी और ये सेल भी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक ही बार सेल को बनाएंगे और उसे रीयूज करेंगे, एक ही बार डिजाइन करेंगे सेल को और उसको फिर रीयूज करेंगे। तो इसमें क्या बोला है, रीयूजिंग व्यू एंड सेल्स, मींस इन सेल्स को, या फिर इसके अलावा लाइक कोई अलर्ट है, अलर्ट हमारी पूरी एप्लीकेशन में डिस्प्ले होता है, तो वो अलर्ट कॉमन हम बना लेते हैं डिस्प्ले कराने के लिए। ऐसे ही बटन है, लाइक हमारी कोई बटन है, बटन का ज्यादातर थीम के हिसाब से चलता है कि अगर एक कैंसिल बटन हो सकता है, एक सबमिट बटन हो सकता है, एक डिस्प्ले बटन हो सकता है। तो हम अलग अलग स्क्रीन पर, हर स्क्रीन के लिए अलग बटन ना बनाकर कॉमन बटन बना सकते हैं और उन्हें जहां नीड है वहां डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ऐसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। व्यू के केस में दूसरा क्या आ जाता है, व्यू के केस में जो सेकंड हमारा आता है ऑप्टिमाइजेशन का पॉइंट, वो आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि जो हमारी इमेजेस हैं, पीएनजी, जीआईएफ और जितनी भी हमारी इमेज टाइप है, वो बहुत ज्यादा मेमोरी लेती हैं स्टोर होने के लिए। तो हमारे पास एक न्यू इमेज टाइप होता है वेबपी, वो हम यूज कर सकते हैं इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए, जो कम स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर। तो इस तरीके से हम अपना यूजर इंटरफेस को यानी कि यूआई को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देन अब हमारा क्वेश्चन आता है कि परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे गोल्स क्या होने चाहिए। सबसे पहला जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, हमारा ऐप स्मूथली रन करना चाहिए, कोई ग्लिच नहीं आना चाहिए, जैसे कि लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा हो गया, बीच में ऐप क्रैश हो गई किसी रीजन से, जैसे कि हमने कोई ऑप्शनल पैरामीटर था उसको हैंडल नहीं किया, कोई ऑप्शनल था उसे हैंडल नहीं किया और उसमें सडनली कोई नील वैल्यू आ जाती है तो वो क्रैश कर जाता है। तो ये होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्मूथली रन करना चाहिए बिना किसी ग्लिचेस के। और फास्ट और रिस्पॉन्सिव क्या होती है कि जैसे ही फास्ट तो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था कि लोड टाइम, इंस्टॉल टाइम, लॉन्च टाइम, जितने भी ये टाइम्स होते हैं वो बहुत कम होना चाहिए। तो इससे क्या आएगा, हमारी स्पीड फास्ट होगी। दूसरा आता है हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस। क्या आता है, रिस्पॉन्सिवनेस। अब रिस्पॉन्सिव क्या होता है, अब आईफोन की अगर हम बात करते हैं, आईफोन 8 होता है, 8, 6 होता है, आजकल आईफोन के 15, 16, 17 ये सब वर्जन आ गए हैं इसके, तो इनका सबका स्क्रीन साइज चेंज होता है। तो हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग ऐप का जो यूआई होता है और जो उसकी फंक्शनैलिटी होती है वो सब परफेक्टली चलना चाहिए। मीन जब मैं अगर छोटी स्क्रीन पर रन करूं या बड़ी स्क्रीन पर, तो वो दोनों के केस में अच्छा चलना चाहिए। तो इसे कहते हैं हम रिस्पॉन्सिवनेस। ऐप लोड क्विकली होनी चाहिए। तो ये हमारे गोल्स होने चाहिए परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते वक्त। तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमें ये चीजें अचीव करनी है। देन आता है कि सबसे पहले कि हमारे गोल क्या है वो हमें पता होना चाहिए। हमें हमारे गोल्स पता होने चाहिए कि वो ऐप स्मूथली रन करे, कोई ग्लिच ना आए, फास्ट एक्सेस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव ऐप होनी चाहिए और लो टाइम अच्छा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। देन आता है प्रोफाइलिंग एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस, कि अब प्रोफाइलिंग और मेजरिंग परफॉर्मेंस क्या है कि अब परफॉर्मेंस अच्छी डिग्रेड हो रही है। अब ऐसा तो नहीं हम कि कोड में जा जाके चेक करेंगे या उसे हम ऐप को रन कर करके चेक करेंगे कहाँ हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, कहाँ हमारी अप हो रही है। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं प्रोफाइलिंग के लिए और परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। अब उन टूल में एक टूल होता है जो एक्सप्लोर के साथ इनबिल्ट आता है, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। एक बिल्ट इन टूल होता है। तो ये क्या क्या हमें प्रोवाइड करता है, इसके थ्रू हम सीपीयू का यूसेज चेक कर सकते हैं, मेमोरी एलोकेशन चेक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स अपने आप की चेक कर सकते हैं। अब सीपीयू यूसेज में क्या होता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मिनिमाइज। ये क्या करता है, सीपीयू का यूज कम करता है, सीपीयू की यूसेज को कम करता है। वो कैसे कम कर सकता है कि कोई भी हैवी टास्क है उसकी कंप्यूटेशन होती है, कैलकुलेशन होती है, उसको कम करके, यानी कि कोई हम ऐसा एल्गोरिथम अपना लगाएं जिससे उसका जो कैलकुलेशन टाइम है वो कम हो, मींस एग्जीक्यूशन टाइम कम होना चाहिए। और जो कंप्यूटेशन लाइक जैसे हमारी हैवी कंप्यूटेशन कौन सी होती है, जैसे सिंकिंग हो गया, और कोई बहुत ज्यादा ही हैवी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, बैकग्राउंड सिंकिंग इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि जैसे हम अपना जीमेल को सिंक कर रहे हैं और एप्लीकेशन की जो हम सिंकिंग करते हैं वो हमेशा हमें बैकग्राउंड थ्रेड में रन करना चाहिए। बैकग्राउंड थ्रेड क्या होता है कि हमारी जब ऐप को हम यूज कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बैकग्राउंड होता है उसमें रन कर रहा होता है। जैसे कि हम अपडेट कर देते हैं एप्लीकेशन को, तो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में अपडेट होता रहता है मेन थ्रेड की जगह। मेन थ्रेड में क्या करना चाहिए, हमें बहुत ही स्मॉल टास्क रन करना चाहिए, जैसे यूआई का अपडेट हो गया, जैसे हमने कोई बटन क्लिक किया है और उस बटन क्लिक पे एपीआई कॉल हुई है और उसके बाद वो डाटा रिफ्लेक्ट हुआ है, तो मेन थ्रेड में हमें करना चाहिए सिर्फ व्यू का डाटा डिस्प्ले। मींस बहुत ही जो लाइट वेट टास्क होते हैं वो हमें अपने मेन थ्रेड में करना चाहिए। दूसरा था एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये था
सीपीयू की यूसेज को कम करने के लिए। पहला वाला क्या था कि हमें मिनिमाइज करना चाहिए कंप्यूटेशन, यानी कोई हैवी टास्क परफॉर्म करें उसकी कंप्यूटेशन को मिनिमाइज करना चाहिए, लाइक हम हैवी टास्क को बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मेन थ्रेड। सेकंड आता है हमारा सीपीयू यूसेज के केस में एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, लाइक हमारे पास कोई कंप्यूटेशन थी, हम सिंकिंग की भी बात नहीं करते, कोई अगर हमारे पास हैवी कंप्यूटेशन है तो उस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो एल्गोरिथम हम यूज हमें एप्रोप्रिएट यानी कि जो बेस्ट सुटेबल हो वो एल्गोरिथम यूज करना चाहिए। और डाटा स्ट्रक्चर यूज करना, डाटा स्ट्रक्चर हमारे क्या होते हैं, एरे जिसमें हम स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, लाइक एरे हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, एरे ऑफ स्ट्रिंग, एरे ऑफ इंटीजर, कोई भी टाइप का एरे, कोई भी टाइप का डाटा स्ट्रक्चर। तो ये होता है हमारा लाइक स्टैक क्यू। तो जो बेस्ट सुटेबल होता है हमारे सॉल्यूशन का, हमारे जो प्रॉब्लम जिसका जो हमने सॉल्यूशन निकाला जो सबसे बेस्ट होता है, लाइक अगर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का इशू एरे के साथ होता है, डिक्शनरी के साथ जो नहीं होता है, अगर हम हमारे की वैल्यू पेयर में है तो हमें डिक्शनरी यूज करना चाहिए, अगर हमारा की वैल्यू पेयर मैटर नहीं करता है तो हम एरे भी यूज कर सकते हैं, अगर हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो हम सेट भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमें कौन सा जो डाटा स्ट्रक्चर हमारी सॉल्यूशन के लिए बेस्ट सुटेबल हमें वो यूज करना चाहिए, और जो एल्गोरिथम जो हम सबसे कम टाइम ले रही है एग्जीक्यूट होने में और हमारे परफेक्ट सॉल्यूशन भी परफेक्ट हमें दे रही है, यानी कि कोई भी उसमें ग्लिच वो एल्गोरिथम नहीं दे रही, तो हमें वो एल्गोरिथम यूज करना चाहिए जो क्या करेगा हमारी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव, तो उससे हमारी ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी अगर हम राइट डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, हमारी सीपीयू की यूसेज है वो कम हो जाता, रिड्यूस होनी चाहिए। वो कैसे होगी, हैवी टास्क को हमें बैकग्राउंड में परफॉर्म करना चाहिए, लाइक सिंकिंग मेन थ्रेड में नहीं करना चाहिए, और हमारा जो कंप्यूटेशन टाइम है किसी भी टास्क का वो हमें कम करना चाहिए। दूसरा आता है हमारे राइट डाटा स्ट्रक्चर, एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूज करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते थे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेफरेंस साइकिल्स को अवॉइड करके और लेजी इनिशियलाइजेशन करके। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं अभी। सबसे पहला हमारा मेमोरी मैनेजमेंट में अवॉइड रेफरेंस साइकिल्स, मेमोरी लीक्स। रेफरेंस साइकिल्स को अगर हम अवॉइड करते तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो मेमोरी लीक है, मेमोरी लीक अगर हमारे पास रेफरेंस साइकिल क्रिएट हो तो उससे क्या होगा, हमारी मेमोरी लीक हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मेमोरी का जो यूसेज है वो इंक्रीज होगा। मींस अगर एक ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को पास कर रहे हैं, मतलब वो एक साइकिल क्रिएट कर रहे हैं बार बार, तो उससे होगा ये कि हमारी बार बार मेमोरी एक्स्ट्रा लगेगी, तो जैसे मेमोरी का यूसेज बढ़ जाएगा। देन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस साइकिल को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें कैप्चर लिस्ट को यूज करना चाहिए। कैप्चर लिस्ट क्या होती है, कैप्चर लिस्ट जस्ट लाइक अ क्लोजर, क्लोजर में हमें अपना वीक सेल्फ यूज करते हैं डाटा को कैप्चर करने के लिए, किसी क्लोजर के कॉलबैक, इसे हम कॉलबैक भी कह सकते हैं। वीक और अनोन का यूज करना चाहिए स्ट्रॉन्ग रेफरेंस की जगह, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस साइकिल को ब्रेक करने के लिए, और ऑब्जेक्ट को हमें अलाउ करना चाहिए डिलोकेट करने के लिए जब भी नीड हो, मींस जब ऑब्जेक्ट अगर यूज नहीं हो रहा है, इफ ऑब्जेक्ट या फिर हम कह सकते हैं इंस्टेंस इज नॉट गेटिंग यूज्ड then it should be deallocated from memory। अगर ऑब्जेक्ट कोई यूज नहीं हो रहा है, कोई इंस्टेंस है जो हमारा भी यूज नहीं हो रहा है, वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, तो उसे मेमोरी से हट जाना चाहिए। और अगर एक सिंगल, अगर मान लीजिए कोई इंस्टेंस है, किसी क्लास का इंस्टेंस है, और उस इंस्टेंस में हमारे 4 पैरामीटर्स हैं, लाइक 4 पैरामीटर्स, अगर उसमें से एक भी एक्टिव है, मान लीजिए 4 पैरामीटर हैं, उसमें से एक सिर्फ एक्टिव है, उस केस में भी इंस्टेंस को हमें डिलोकेट नहीं करना है। अब आता है लेजी इनिशियलाइजेशन। लेजी इनिशियलाइजेशन क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट को सिर्फ तब इनिशियलाइज करता है जब उसकी जरूरत होती है, मींस ये ऑब्जेक्ट को मेमोरी में क्रिएट ही तब करता है जब हम उसे यूज कर रहे होते हैं। लेजी इनिशियलाइजेशन डिलेज द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंटिल इट्स नीडेड, मतलब जब तक हमें जरूरत नहीं होती वो क्रिएट, मतलब वो मेमोरी लेता ही नहीं है जब तक हमें जरूरत, वो क्रिएट ही नहीं होता है। तो इससे क्या होगा, हमारे ऐप का स्टार्टअप टाइम इंप्रूव होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम हर जगह लेजी को यूज कर सकते हैं। अब लेजी का जो सिंटेक्स होता है लेजी वेयर माई ऑब्जेक्ट कॉलन देन ऑब्जेक्ट देन इक्वल्स टू देन कर्ली ब्रेसेस, और जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है उसको रिटर्न करना, देन कर्ली ब्रेसेस को क्लोज, एंड ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन इनिशियलाइजर्स, डिफॉल्ट इनिशियलाइजर्स। नाउ अब आता है, तो हमने 2 चीजें कवर की हैं। सीपीयू यूसेज में क्या होता है कि हम कंप्यूटेशन टाइम को, जो हैवी टास्क होते हैं उनको, उनका कंप्यूटेशन टाइम मिनिमाइज करते हैं, और जो हैवी टास्क उनको बैकग्राउंड थ्रेड में रन करते हैं, देन मेन थ्रेड इंस्टेड ऑफ मेन थ्रेड। सेकंड आता है सीपीयू यूसेज के केस में एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, कि हमें सही डाटा स्ट्रक्चर यूज, एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए जो बेस्ट सुटेड हो, जो हमारे इंप्रूव करे परफॉर्मेंस को। देन सेकंड आता है हमारा सीपीयू यूसेज के बाद मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं कि अपने रेफरेंस साइकिल्स को अवॉइड करते हैं। अवॉइड कैसे करेंगे, कैप्चर लिस्ट का यूज करके विद द हेल्प ऑफ वीक एंड अननोन कीवर्ड। वीक और अननोन कीवर्ड क्या करते हैं, वो रेफरेंस साइकिल को ब्रेक करते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा डीलोकेट होना चाहिए अगर वो यूज नहीं हो रहा है तो, और अगर एक सिंगल इंस्टेंस भी एक्टिव है तो भी वो डीलोकेट नहीं होना चाहिए मेमोरी से, अदरवाइज वो इनकंसिस्टेंसी लेके आएगा हमारे एप्लीकेशन के अंदर। देन सेकंड आता है मेमोरी यूसेज के केस में हमारा लेजी इनिशियलाइजेशन। लेजी इनिशियलाइजेशन क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट को तब मेमोरी में क्रिएट करता है जब हम उसकी नीड होती है, तो इससे हमारा आपका परफॉर्मेंस टाइम भी, स्टार्टअप टाइम भी इंप्रूव होता है, परफॉर्मेंस टाइम भी इंप्रूव होता है। तो लेजी सिर्फ हम वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट है हमारा मेमोरी के बाद ऑप्टिमाइज यूजर इंटरफेस। अब ऑप्टिमाइज यूजर इंटरफेस में क्या पढ़ा था हमने कि हमें अपने सेल्स को और टेबल्स को रीयूज करना चाहिए और इमेज को भी ऑप्टिमाइज करना चाहिए।
अब रीयूजिंग ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था। रीयूजिंग सेल लाइक कोई टेबल व्यू है या फिर कोई कलेक्शन व्यू है, और एक दोनों के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। लाइक वो किसी और एप्लीकेशन के ऐप के अंदर हो, किसी और स्क्रीन में मल्टीपल प्लेसेस पे हमारा हो सकता है कि सेम फॉर्मेट हो, तो हम एक रीयूजेबल व्यू या सेल को डिजाइन कर सकते हैं और हम अपना डाटा को पास कर सकते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, जब हम सेल को रीयूज कर रहे हैं तो हमारी स्क्रॉलिंग भी इंप्रूव होती है टेबल या कलेक्शन की। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा, इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हमें उन इमेज के फॉर्मेट को यूज, लार्ज इमेजेस क्या करते हैं, जो हमारे इमेज फॉर्मेट होते हैं लाइक पीएनजी, जेपीजी, जितने भी हमारे साइजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं उसको लोड करने में इमेज को। तो जिससे क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा टाइम लेगा, तो उससे हमारी आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें एक नया इमेज का एक्सटेंशन होता है वेपी, वो हमें यूज करना चाहिए। ये एक तरीके से कंप्रेस्ड टाइप होता है जो हमें इसको कंप्रेस करके प्रोड्यूस करता है, सॉरी लोड करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसे हमारे पास यूआई का भी ऑप्टिमाइजेशन हो गया, मेमोरी का हो गया कि जहाँ पे सेव होती है वहां पर भी, और यूआई का भी हो गया, सीपीयू के यूसेज का हो गया। देन हमारे पास आती है लाइक हम कोई आजकल क्या एप्लीकेशन है जो टोटली नेटवर्क पर डिपेंड होती है। पहले क्या होता था, हम लोकल डेटाबेस यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम में हम लोकल डेटाबेस यूज नहीं कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि हम एप्लीकेशंस को सीधा नेटवर्क से यानी कि सर्वर से डाटा उठा रहे हैं डायरेक्टली, तो टोटली वो नेटवर्क पर बेस्ड होती है। बहुत कम एप्लीकेशन है जो लोकली यूज कर रही हैं। देन नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करने के लिए तो हमारा जैसे हम एपीआई कॉल करें, डाटा को लोड करें, तो उसको उसकी भी ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो नेटवर्क ऑप्टिमाइज हम कैसे करेंगे, एसिंक नेटवर्क रिक्वेस्ट, यानी कि हमारे पास दो तरीके की नेटवर्क रिक्वेस्ट होती हैं, एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस होती है जो पहले ये एग्जीक्यूट होगी, देन उन्हें हम सेकंड कर सकते हैं। एसिंक क्या होती है, ये वाली स्टार्ट हो जाएगी, दूसरे वाली भी उसके साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है ये वाली खत्म होगी तो ये भी उसके बाद ही खत्म होगी। एसिंक्रोनस हमारे पैरेलल में रन करती है, सिंक्रोनस हमारा 1 by 1 रन करती है, जो ज्यादा टाइम लेती है एग्जीक्यूट होने में। जब एक खत्म होगा तो ही दूसरा स्टार्ट कर सकते हैं। तो एसिंक्रोनसली हम नेटवर्क रिक्वेस्ट को रन कर सकते हैं। दूसरा आता है कैशिंग एंड लोकल स्टोरेज। तो कैशिंग में क्या होता है, अगर हमें नेटवर्क की रिक्वेस्ट को रिड्यूस कर, हम नेटवर्क की रिक्वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं अपने डायरेक्टली कैशिंग करके। लाइक जिससे क्या होता है कि हमारे पास स्पीड भी, जो लोडिंग स्पीड होती है वो कम हो जाती है। जैसे हमने अभी एपीआई कॉल किया तो हमारी 1000 ऑफ इमेजेस आई, तो हम क्या करते हैं, हम कैशिंग कर सकते हैं। अगर कोई हमारा रिक्वेस्ट है बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक बार जब हमारा वो लोड हो गया तो हम कैशे के अंदर एक इमेज रख सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि कोई भी डिफॉल्ट इमेज की जब तक हमारा नेटवर्क की रिक्वेस्ट से इमेज आ रही है तब तक हम डिफॉल्ट इमेज को डिस्प्ले करा सकते हैं, और जब हमारी इमेजेस डिस्प्ले हो गई तो हम उन्हें सेव करा सकते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम अगर इमेज जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर वो सेम है तो हम उसको कैशे से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ऐप की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो सकती है, स्पीड इंप्रूव हो सकती है। एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट जो होती है, एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट क्या करती है, प्रिवेंट करती है ब्लॉकिंग द मेन थ्रेड, मींस हमें मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करती, और ये इंश्योर करती हैं कि रिस्पॉन्सिव इंटरफेस मिलेगा यूजर को। अब ये एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट कौन कौन से तरीके से हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यूआरएल सेशंस के थ्रू, कंबाइन ऑपरेटर के थ्रू, और एक और ऑप्शन है एसिंक एंड अवेट के थ्रू। अब हमने पढ़ा नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। नेटवर्क ऑप्टिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। हमारी जो नेटवर्क की रिक्वेस्ट है वो एसिंक्रोनस होनी चाहिए, दूसरा है कैशिंग और लोकल स्टोरेज होना चाहिए। कैशिंग में क्या है कि एक बार हम जो अपनी फर्स्ट टाइम हम रिक्वेस्ट करेंगे वो हम डायरेक्टली टू नेटवर्क करेंगे और उसे अपने लोकल में स्टोर कर लेंगे। और फास्ट रिट्रीवल के लिए कि हमें उसे डिस्प्ले कहां से कराएंगे, एक बार हमारा हमने गेट कर लिया और अगर वही हमें यूज करना है तो हम कहां पे नेक्स्ट, लाइक हमें डाउनलोड किया नेक्स्ट स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कराना है तो वो डाटा हम कहां से डिस्प्ले करा सकते हैं, हम अपने लोकल स्टोरेज से करा सकते हैं, यानी कि कैशे से। देन हमारे पास क्या होता है कि हमें अपने डेटाबेस को भी ऑप्टिमाइज करना चाहिए। डेटाबेस अगर आप यूज कर रहे हैं तो, इनकेस अगर आप यूज नहीं कर रखते हैं तो उस केस में कोई नीड नहीं होती है। अब डेटाबेस को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे कि बैच अपडेट यूज करके, बैच अपडेट एंड ट्रांजैक्शंस। दूसरा होता है क्वेरीज को इंडेक्सिंग करके। अब नेक्स्ट है कुछ टॉपिक्स और कुछ स्ट्रेटजीज, किसके लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सबसे पहला हम ऑलरेडी पढ़ चुके, ये हम डिफरेंट तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन के आस्किंग का वे डिफरेंट हो सकता है पर्सन का, तो हम हर तरीके से इस क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला प्रोफाइलिंग एंड बेंचमार्किंग। तो उसके लिए क्या, प्रोफाइलिंग के लिए हमें क्या पता था, प्रोफाइलिंग के लिए हमें और मेजरिंग परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें टूल्स को लर्न करना चाहिए। हमने बताया था कि कुछ टूल्स होते हैं जिनसे हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले टूल्स को लर्न करना चाहिए, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट। और टूल्स को लर्न करने के बाद हमें अपनी एप्लीकेशन में आइडेंटिफाई करना चाहिए बॉटलनेक्स को, यानी कि जो कमियां हैं कोड के अंदर, जो कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई ढूंढना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रोफाइलिंग करने से हमारा क्या होता है, हमारे जो एरियाज होते हैं जो जिन्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यानी कि जो हमारे बॉटलनेक्स है हम उन्हें इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हमें पता चलेगा प्रोफाइलिंग से हमें टूल का यूज करना आएगा और हमें यूज करके हम ये निकाल सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे मेमोरी का इशू है या जो भी इशू है, हम उसे इंप्रूव, अगर हमें इशू पता चलता है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हम वे ढूंढ लेते हैं उसे इंप्रूव करने का। अगर हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगी तो हम वे कभी नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमें इशू पता होना चाहिए कि इशू क्या है। सेकंड आता है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।
अब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? टाइम कि कोई भी हम अपना ऐप जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम ले रहा है, और उस कोड के अंदर जो भी डाटा स्ट्रक्चर, जो भी वेरिएबल टर्म, जो भी कुछ हम यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, डाटा स्ट्रक्चर, तो वो मेमोरी को कितना ऑक्यूपाई कर रहा है। तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही होता है कि कितना टाइम और कितना स्पेस उस एग्जीक्यूशन में पर्टिकुलर सेट ब्लॉक ऑफ कोड ने जो आपका एल्गोरिथम से कितना टाइम एग्जीक्यूट होने में, तो होता है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। टाइम जो एग्जीक्यूशन टाइम है हमारे कोड को रन होने में, ऑपरेटिंग सिस्टम ने कितना टाइम लिया एग्जीक्यूट होने में, और जो उसके अंदर हमने वेरिएबल पैरामीटर जो भी कुछ हमने अपने कोड में यूज किया वो कितना स्पेस ले रहा है मेमोरी के अंदर, तो उसे कहते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमें क्या करना चाहिए? टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता होनी चाहिए। देन ऑप्टिमल मेथड, जो बेस्ट सूटेबल मेथड है, जो सबसे कम टाइम और कम स्पेस में हमें वही यूज करना चाहिए। एनालाइज करना चाहिए डाटा स्ट्रक्चर को, एल्गोरिथम को, तो ऑप्टिमाइज द रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हमें क्या करना है, हमें फिल्टर करना है किसी एरे को, तो अब फिल्टर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फिल्टर हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास एक फिल्टर मेथड होता है स्विफ्ट के अंदर इनबिल्ट। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं? दूसरा हम अपना कोई लॉजिक लिख सकते हैं, हम शॉर्टिंग अप्लाई करके देन कुछ अपना लॉजिक लगा सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं किसी भी चीज को किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं। तो हमें बेस्ट मेथड अप्लाई करना चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट को ऑप्टिमाइज भी कर सके, यानी कि हमारे कम से कम टाइम एंड स्पेस लिए, जैसे कहते हैं टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब आता है मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? मास्टर एआरसी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें एआरसी में मास्टर होना चाहिए कि हम उसे कैसे यूज कर सकें। एआरसी का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग। तो स्विफ्ट के अंदर ऑटोमेटिकली हम मैनेज कर सकते हैं मेमोरी को, लेकिन कुछ यूज केसेस होते हैं जहां ऑटोमेटिकली नहीं होता, वहां पे हमें जैसे हम वीक और अननोन यूज करते हैं उस रेफरेंस साइकिल को ब्रेक करने के लिए। तो एआरसी में क्या है? एआरसी में हमें मास्टर होना है। उसके लिए हमें कैसे हम मेमोरी लीक्स को अवॉइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस साइकिल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अननेसेसरी एलोकेशंस को कैसे कम कर सकते हैं, कि जिस एलोकेशन की हमें नीड नहीं है उन्हें कैसे कम करेंगे कि हमें कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये सब होता है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। वीक अनओन्ड कीवर्ड यूज करना चाहिए जहां नीडेड हो। फोर्थ पॉइंट आता है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। हमें राइट डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को यूज करना चाहिए कुछ स्पेसिफिक यूज केस के लिए। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालता है। लाइक कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो अगर हमने सही डाटा स्ट्रक्चर को यूज किया है तो वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन का हमारे कोड पर बहुत इफेक्ट पड़ता है उस चीज को ऑप्टिमाइज करने का। पड़ता हर किसी पे है, लेकिन कुछ यूज केस होते हैं कि अगर हमने सही से यूज नहीं किया तो वो बहुत ज्यादा ही डिग्रेड कर देता है परफॉर्मेंस को। अगर हमने बहुत ही अच्छे से यूज किया, यानी कि एफिशिएंट एल्गोरिथम और डाटा स्ट्रक्चर को यूज किया, तो वो बहुत ही सिग्निफिकेंट वे में इंपैक्ट डालेगा हमारे कोड के अंदर और एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस के अंदर। देन आता है हमारे पास कंकरेंसी एंड मल्टी थ्रेडिंग। कंकरेंसी और मल्टी थ्रेडिंग हम कैसे? कंकरेंसी मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है? कंकरेंसी का मतलब होता है कि हम जो हमारा एपीआई लाइक हमारे हम डाटा को फेच करके लाने का है, यानी कि हमारे मल्टीपल टास्क जो हम रन कर रहे हैं वो कॉन्करेंट वे में, यानी कि हमारे पैरेलली में रन हो। ऐसा नहीं कि अभी हम सिंक्रोनसली करें, एक टास्क रन हो रहा है देन वो खत्म होगा तब दूसरा होगा, वो भी हम कर सकते हैं जब हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज हमें कॉन्करेंटली रन करना चाहिए, मल्टी थ्रेडिंग का यूज करना चाहिए परफेक्टली। तो जो हम कंकरेंसी और मल्टी थ्रेडिंग हम कैसे अचीव कर सकते हैं? वो हम अचीव कर सकते हैं एसिंक एंड अवेट के थ्रू। जब भी हम अपना एपीआई कॉल का नेटवर्क का रिक्वेस्ट परफॉर्म करेंगे एसिंक अवेट के थ्रू, एपीआई को पहले हमारा बहुत डिफिकल्ट था एपीआई को कॉल करना, लेकिन जब से एसिंक अवेट और कंबाइन, यहाँ पे एक और इंक्रीज होगा कंबाइन फ्रेमवर्क, इन्होंने बहुत ही इजी कर दिया है कंकरेंसी को और मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू हमारे नेटवर्क को की नेटवर्क से हम जो भी डाटा लेके आते हैं उसको अचीव करना। डिस्पैच क्यू हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए ही कंकरेंसी मल्टी थ्रेडिंग को यूज करते हैं, हमारे पास अदर ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कि हम डेट एंड टाइम में डिस्पैच क्यू का कोई मेथड यूज कर सकते हैं कि डॉट नाउ देन आफ्टर 3 सेकंड 4 सेकंड्स हम इस डिस्पैच क्यू को यूज कर सकते हैं। एक साथ अगर कोई हमें टास्क परफॉर्म करना है, हेवी कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, जैसे हम कि ये 4 टास्क परफॉर्म होने चाहिए, उसके बाद नोटिफाई होना चाहिए कि ये परफॉर्म हो गया, देन हम अपना 5th टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिस्पैच क्यू में हम डिस्पैच ग्रुप प्लस नोटिफाई मेथड यूज कर सकते हैं। एक्टर्स का हम यूज कर सकते हैं। ये एक्टर्स एक न्यू कॉन्सेप्ट है, लाइक क्लासेस, एक्टर्स लाइक क्लासेस, और ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। ये स्पेशली मल्टी थ्रेडिंग के लिए आया है। इस एक्टर्स क्या करते हैं? एक टाइम में एक ही टास्क को रन कर सकते हैं, वो एक से ज्यादा मींस एक्टर्स के थ्रू हम सिर्फ वन टाइम एक टाइम में एक टास्क ही रन होगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होती है? लेजी लोडिंग हमें यूज करना चाहिए, कैशिंग करना चाहिए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेजी लोडिंग और कैशिंग कब होता है? कि जब हमें जरूरत होती है डाटा की, मींस वो ऑन डिमांड डाटा हमारा हमें मिलता है। तो इसमें वही लिखा हुआ है, लोड स्टोर डाटा ऑन डिमांड। डाटा जब हमें जरूरत होती है, ये ऐसी मैकेनिज्म है जो हम इंप्लीमेंट करते हैं डाटा को ऑन डिमांड, अगर हमें चाहिए, जब हमें जरूरत है तभी डिस्प्ले कराने के लिए। तो इससे हमारा इनिशियल लोड टाइम रिड्यूस हो जाता है और कंजर्व करता है रिसोर्सेज को। प्रोफाइलिंग नेटवर्क एंड डिस्क ऑपरेशंस, हम प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं और जब हमें जरूरत होगी हम डाटा की कैशिंग कर सकते हैं। अननेसेसरी रिक्वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं बैकग्राउंड थ्रेड का यूज करके। मींस कोई प्रोसेस है वो बहुत लंबी है तो उसके लिए हमें बैकग्राउंड थ्रेड को यूज करना चाहिए, जिससे हम अननेसेसरी रिक्वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। देन आता है वेक्टराइजेशन एंड एसआईएमडी। हाउ टू यूज वेक्टराइजेशन एंड एसआईएमडी लाइब्रेरी टू ऑप्टिमाइज न्यूमेरिक डाटा इन इंटेंसिव ऑपरेशन। ये हमें पता होना चाहिए कि हमें ये थोड़ा हाई लेवल की चीजें हैं, तो
लाइब्रेरीज के बारे में iOS डेवलपमेंट के अंदर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस लाइब्रेरी को कैसे यूज करना है। देन आता है हमारे पास कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन का कोड हम कैसे लिखते हैं, क्लीन कैसे लिखते हैं, एफिशिएंट वे में कैसे लिखते हैं, और उसके साथ ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं कंपाइलेशन के टाइम पे। मींस हमें अगर कंपाइलर की ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो हमें कैसे कोड लिखना है, एफिशिएंट वे में कैसे कोड लिखना है, और हमारा फ्लैग भी हम यूज कर सकें ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे, तो हमें पता होना चाहिए। डाटा सीरियलाइजेशन एंड डिसीरियलाइजेशन, डाटा को सीरियलाइज और डिसीरियलाइज कैसे करते हैं हमें वो आना चाहिए, यानी कि हमें कहाँ सीरियलाइजेशन की जरूरत है, कहाँ डिसीरियलाइज। ऐसे नहीं, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि हमें कोडेबल कोई भी मॉडल हम बनाते हैं तो हम उसमें सीधा वो कर देते हैं कोडेबल को इनहेरिट स्ट्रक्चर के अंदर, जब हमारा एपीआई से डाटा को ले रहे होते हैं। तो कोडेबल क्या करता है, वो इनकोडेबल, कोडेबल क्या होता है, ये टाइप एलियास होता है एनकोडेबल एंड डिकोडेबल का, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जहां हम डाटा को सिर्फ डिकोड कर रहे हैं, वहां पे अगर हम कोडेबल को ले तो अननेसेसरीली हम क्या करें, एनकोडेबल को भी ऐड करें अपने कोड के अंदर, कि उसके भी जो डिफॉल्ट मेथड जो इंक्लूड होंगे हमारे कोडेबल प्रोटोकॉल के अंदर, तो वो भी हमारा ऐड हो जाएगा। जबकि हमें नीड सिर्फ किसकी थी, डिकोडेबल की जरूरत थी। तो हम कोडेबल को इनहेरिट करने इंस्टेड ऑफ इनहेरिट कोडेबल, हमें क्या करना चाहिए उस प्लेस पे, हमें सिर्फ डिकोडेबल को यूज करना चाहिए। तो ये होता है डाटा का सीरियलाइजेशन एंड डिसीरियलाइजेशन, और जहां हमें इनकोडिंग की जरूरत है वहां सिर्फ इनकोडिंग को यूज करना चाहिए। कुछ केसेस होते हैं जहां हमें नहीं पता होता है तो हम कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं हर जगह उठाया और कोडेबल को यूज कर दिया। हमें पता होना चाहिए कि एनकोडिंग होगी यहाँ पे या डिकोडिंग होगी, यानी कि हमें कोडेबल यूज करना है, एनकोडेबल यूज करना है या डिकोडेबल यूज करना, तो हम स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज द सीरियलाइजेशन एंड डिसीरियलाइजेशन ऑफ डाटा, वो हम कैसे करते हैं, जेसन एंड कोडेबल, कि जेसन फॉर्मेट में होता है और कोडेबल तो हमें एफिशिएंट स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए उस केस में। देन आता है हमारे पास असेट्स ऑप्टिमाइजेशन। असेट्स ऑप्टिमाइजेशन में क्या था, हमें फाइल साइज रिड्यूस करना चाहिए, इससे लोड टाइम इंप्रूव होगा। फॉर्मेट हमें डब्ल्यूपी यूज करना चाहिए इमेजेस के केस, असेट्स के इमेजेस के केस में। यूआई रेंडरिंग परफॉर्मेंस, अब जो हमारा यूआई है जब हमें रेंडर कर रहे हैं, यानी कि हम अपना लोड करा रहे हैं यूआई को, तो उस टाइम हमें लेजी लोडिंग करानी चाहिए व्यू की, जिससे वो जब जरूरत हो उसी टाइम उसका लोड हो। ये लेजी लोडिंग हम उस केस में भी करा सकते हैं जैसे हमारे पास 1000 ऑफ इमेजेस एक सिंगल लाइक कोई टेबल व्यू है, हम उसे स्क्रॉल करें 1000 ऑफ लाइंस ऑफ मींस थाउजेंड्स ऑफ सेल है, ज्यादा भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। उस केस में हम इमेजेस को क्या करेंगे, लेजीली लोड करवाएंगे। और स्विफ्ट यूआई के अंदर एक एसिंक इमेज का क्या आता है जो लेजीली लोड करवाता है, कि जब जरूरत होती है तब वो लोड कराता है। यूआई किट और स्विफ्ट यूआई के अंदर हम दोनों तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बैटरी एफिशिएंसी, अब बैटरी एफिशिएंसी की बैटरी कम ऐप यूज करें, अब उसके लिए हमें क्या, कम से कम बैकग्राउंड एक्टिविटीज को, बैकग्राउंड की जो एक्टिविटीज है हमें कम करना चाहिए। जैसे कि बैकग्राउंड के अंदर आपने देखा होगा लोकेशन ऑन रहती है, जो बहुत ज्यादा बैटरी लेता है, कंज्यूम करता है, तो हमें बैकग्राउंड एक्टिविटीज को कम करना चाहिए। मैनेज करना चाहिए अपने पावर इंटेंसिव टास्क को इफिशिएंटली मैनेज करना चाहिए। मैनेज सीपीयू और जीपीयू यूसेज को मैनेज करना चाहिए। तो इस तरीके से हम एफिशिएंटली बैटरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसे कहते हैं बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। देन आता है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। अब इन सब चीजों के साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके इसमें, कि सबसे पहला क्या था, हमें टूल को आना चाहिए, उसे कैसे यूज करते हैं वो लर्न करना चाहिए। फिर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं बॉटलनेक्स को अपने कोड के अंदर, कि कहां हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसके बाद जो मोस्ट और मिडिल में जितने भी पढ़े हैं ये वे है कि हमें क्या क्या कैसे कैसे यूज करना चाहिए कोडिंग के अंदर, कोड करते वक्त हमें क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसके साथ कि कंटिन्यूअसली हमें मॉनिटर करना चाहिए अपनी ऐप की परफॉर्मेंस को। अगर हम मॉनिटर नहीं करेंगे हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसकी ऐप का परफॉर्मेंस कैसा है। टू डिटेक्ट परफॉर्मेंस रिग्रेशन, यूजर एक्सपीरियंस यूसेज इन प्रोडक्शन, तो हमें प्रोडक्शन में रिग्रेशन में हमें रिग्रेशन टेस्टिंग करना चाहिए, हमें प्रोडक्शन में चेक करना चाहिए, टेस्टिंग के लिए भी चेक कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, यूजर्स का फीडबैक क्या है, हमें वो भी चेक करना चाहिए, क्या फीडबैक कहां दे रहा है यूजर, हमें वो भी बहुत ध्यान में रखना चाहिए। देन आता है हमारे पास रेगुलर कोड रिव्यूज। जब भी हम कोई ऐप का, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज हमारे पास रिक्वायरमेंट आई और हमने जस्ट, बहुत कुछ लोग क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट आई फटाफट हम उसे बिल्ड कर देते हैं और बना के बस ये डिस्प्ले कराना होता है कि हमने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया। हमें ये नहीं करना होता है। टाइम आप लो लेकिन आप क्वालिटी का कोड दो। अगर कम टाइम में आप लेस क्वालिटी दे रहे हो तो वो ऐप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी और आप भी कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम एक ऑप्टिमाइज वे में अपना सॉल्यूशन को दें। तो उसके लिए क्या होता है कि हम बहुत तरीके से अपने पॉइंट से हमने जो भी कोड रिव्यू, उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की टीम भी होती है जो हमारे कोड को रिव्यू करती है, कहाँ हमें क्या रूल्स होते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो हमसे ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं और वो अपना फीडबैक देते हैं, उसके बेस पर भी हमको चेंजेस करते हैं। तो रेगुलर कोड रिव्यूज भी होना चाहिए क्योंकि जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको ज्यादा नॉलेज होगी कि क्या ठीक है क्या नहीं। ऐसा नहीं कि हमेशा एक्सपर्ट को पता होता है, कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है कि लेकिन वो उन्हें एक्सपीरियंस से पता है कि उनका एक्सपीरियंस ये है, उन्होंने जो फेस किया नोटिस किया है, तो उसके एक्सपीरियंस से वो आपको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, आप चेंज कर सकते हैं और आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो अगर आपको कुछ अच्छा पता है तो वो रिव्यूज में आप आंसर भी कर सकते हैं कि आपने ये किस पर्पज से यूज किया है। तो रेगुलर कोड रिव्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। एप्स, वरना तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा क्या सही था और क्या गलत था। ऐप स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन। अब एप्लीकेशन स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ऐप का यूज केस, उसका ऐप कितना यूज हो रही है और यूजर का वर्कफ्लो, यूजर कैसे यूज कर रहा है ऐप को। नॉट ऑल ऑप्टिमाइजेशन विल बी यूनिवर्सली एप्लीकेशन। सारी ऑप्टिमाइजेशन जरूरी नहीं है कि ये जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन है ये हर ऐप पे अप्लाई हो।
ये जरूरी नहीं है, देखिए इसमें से बहुत सारी हैं जो होती हैं। तो ये तो हमारा ऐप ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ जो बहुत ज्यादा जो डिस्कशन हुआ है इसमें बहुत ज्यादा जो मुझे भी लगता है कि कोडिंग के पर्सपेक्टिव से ARC ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट, कोडिंग में सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए ARC पर, सब पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो होगा मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि ARC ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग, ये कैसे काम करती है। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ARC के ऊपर होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगे और आपको इंप्रूवमेंट दिखती है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी महाशिवरात्रि।